दोस्तों, जब मार्केट में गिरावट आती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर ईटीएफ का बास्केट खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर ईटीएफ खरीदते समय ब्लंडर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है, यूज लिमिट ऑर्डर्स टू रिड्यूस इंपैक्ट कॉस्ट। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ईटीएफ का बास्केट है और आपको एक साथ 50,000 रुपया इस बास्केट में निवेश करना है और आपने अपने गोल के हिसाब से ईटीएफ भी सेलेक्ट कर लिया है कि भैया मुझे इस ईटीएफ में 50,000 को वन गो में निवेश करना है। तो 50,000 निवेश करना है और जैसे मान लीजिए कि वो ईटीएफ अभी 100 रुपए के करंट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो कितनी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी? 500 क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ेगी। जो आपने ईटीएफ सेलेक्ट करा है उसका अभी करंट प्राइस 100 रुपया है, तो 500 क्वांटिटी खरीदेंगे तो ये 50,000 और आपको 50,000 ही निवेश करना था। तो जो ये आपने क्वांटिटी सेलेक्ट करा है 500, अगर इसको आप मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करके ये क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑर्डर आपका 110 पर अगर एग्जीक्यूट होता है तो यहां पर आपको 50,000 नहीं, अब 55,000 देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 500 क्वांटिटी बाई करनी थी और आपने मार्केट ऑर्डर लगाया था और आपका ऑर्डर जाके 110 पर एग्जीक्यूट हुआ। ये ऑर्डर आपका 105 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे ही आपने मार्केट ऑर्डर लगाया तो ये 110 पर जाकर एग्जीक्यूट हुआ। तो देख सकते हैं कि जैसे ही आप ईटीएफ वन गो में खरीदते हैं तो 5,000 का डेंट तो आपको यहीं पर लग गया, देख सकते हैं। तो जब भी आप बल्क में ईटीएफ खरीदें वन गो में तो आपको ऑलवेज लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे कि आपको 100 रुपए के भाव पे ही खरीदना है इतना क्वांटिटी, तो आप लिमिट लगा देंगे तो अगर वो ईटीएफ इस लेवल पे आएगा 100 रुपए के करंट प्राइस पर, तब ये आपकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगी और आपको सिर्फ इतना ही 50,000 ही देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बल्क में ईटीएफ खरीदते तो हैं लेकिन मार्केट ऑर्डर लगा के, और मार्केट ऑर्डर आप जब भी लगाएंगे तो वो करंट प्राइस से ऊपर ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन शॉर्ट टर्म है और आप कम क्वांटिटी बाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट ज्यादा है तो आपको लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। दूसरा है टैक्सेस। यस, बहुत सारे इन्वेस्टर मैं देख रहा हूं कि टैक्सेस को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं भैया कमाओ ना, गवर्नमेंट को क्या मालूम कितना कमा रहे हैं। तो एक बार हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं एलटीसीजी। अगर आप ईटीएफ में खरीदारी करते हैं और 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उस पर आपको 12.5% का एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है और 1 फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक एग्जम्प्ट है, राइट। इसको एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। एसटीजीसी देख लेते हैं। 1 साल के अंदर ईटीएफ बाई और सेल करते हैं भैया, तो यहां पर 20% का मलाई आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एक बार जल्दी से मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, तब क्लियर समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये है एसटीजीसी। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख यहां पर निवेश किया, वेरी गुड, और आपको विद इन ईयर 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे देखिए 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, टैक्सेबल। अब इस 2 लाख पर आपको 20% का मलाई देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। देख सकते हो ना यहाँ पर 20% का टैक्स। ये कितना हो गया? 40,000। तो 1 लाख निवेश किया, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और इसमें 20% का गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। कितना हुआ ये? 40,000। वहीं पे जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख निवेश किया, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया, तो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। एक बार जल्दी देख लेते हैं। आफ्टर 1 ईयर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1,25,000 तक गवर्नमेंट बोल रही है, इतना तक एग्जम्प्ट है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक प्रॉफिट बना रहे हो तो उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो 1 लाख निवेश किया, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 2 लाख में 1,25,000 ये माइनस हो जाएगा। कितना बचा? 75,000। तो इस 75,000 पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। कितना हुआ ये? 9,375 रुपीज। तो देख सकती हैं कि यही 2 लाख का प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% का टैक्स देना है और कोई यहां पर एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा आप
13 महीना 14 महीने के लिए निवेश करते हैं तो 1,25,000 का ये बेनिफिट भी मिल जाता है और यहाँ पर टैक्स भी आपको कम देना है। तो जब भी आप इक्विटी मार्केट में निवेश करें आपको एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स के लिए निवेश करना ही चाहिए। तो देखिए जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वो 1,25,000 को बचा भी सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी ETF में निवेश किया और भैया 12 महीना बोल रही है ना गवर्नमेंट की, एक साल के अंदर अगर प्रॉफिट बुक करते हो तो इतना टैक्स देना पड़ेगा 20%। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं 13 महीना 14 महीना तक होल्ड करके जो प्रॉफिट होता है उसमें से 1,25,000 का बेनिफिट भी ले लेते हैं और यहाँ पर 12.5% का कम टैक्स भी देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि भैया STGC ये जो 20% का टैक्स है इसको देने से बचाना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर का मानना है कि भैया अगर ये टैक्स गवर्नमेंट को नहीं बताऊंगा तो ऐसा कैसे चलेगा भैया, आधार पैन कार्ड सब गवर्नमेंट के पास है। तो जो ETF से आपको प्रॉफिट बन रहा है वो आपके पास ही रहेगा। जब आप टैक्स फाइलिंग करते हैं वहां आपको दिखाना पड़ता है। यहाँ पे जो भी आप ETF से प्रॉफिट गेन करेंगे वो सीधे आपको ही मिलेगा, कट के नहीं मिलता है, आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तीसरा है इग्नोरिंग एक्सपेंस रेशियो। यस, अब ETF में हम लोग क्यों निवेश करते हैं? एक्सपेंस रेशियो के लिए, क्योंकि ETF पैसिव फंड है और पैसिव फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें बहुत कम होता है। वहीं पे अगर हम एक्टिव फंड की बात करें जो म्यूचुअल फंड है उनमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। देख सकते हैं 0.5, रेगुलर में 1 से आपको 2% तक एक्सपेंस रेशियो लग जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं लाइक ETF तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है 0.10, 0.25, 0.50, डिपेंड करता है किस बास्केट में आप निवेश कर रहे हैं। तो ETF की ब्यूटी यही है कि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और इसमें फीस बहुत कम लगती है क्योंकि यहां पर एक्टिवली पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो जब भी आप किसी ETF में निवेश करें तो एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें और उसके पीयर से भी कंपेयर करके देखें। जैसे मान लीजिए कोई SBI का ETF है, उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.10 और वहीं पे उसी बास्केट का एक और इसका दोस्त है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.20, उसी कैटेगरी का एक और ETF है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.70। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भैया ये 0.70 क्यों ले रहा है, समझ रहे हैं? तो आपको एक्सपेंस रेशियो उसके पीयर और उसके कैटेगरी से भी कंपेयर करके देखना चाहिए। अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। उससे बेटर है कि आप एक्टिव फंड में निवेश करें। पैसिव फंड में हम लोग इसीलिए निवेश करते हैं ताकि एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़े। तो एक्सपेंस रेशियो जरूर आपको देखना चाहिए, खास करके ETF में। अगला जो गलती है ट्रैकिंग एरर। अब बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रैकिंग एरर क्या होता है भैया, इस ETF में आपने बोला ना निवेश करेंगे बिंदास होके, नहीं। जैसे मैं आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारे ETF हैं, तो ETF क्या करते हैं वो किसी ना किसी अंडरलाइंग एसेट को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 का कोई ETF है, राइट? तो निफ्टी 50 का ये ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। तो मान लीजिए कि एक साल में निफ्टी 50 ने 10% का रिटर्न्स दिया और जिस ETF में आपने निवेश किया है जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है और उस ETF ने यहां पे 9.5% का रिटर्न्स दिया। तो देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का ये बास्केट निफ्टी 50 को फॉलो करता है तो इसको तो 10% का रिटर्न्स देना चाहिए, लेकिन ये तो 9.5% का ही रिटर्न्स दे रहा है। यहां पर 0.05% का कम रिटर्न्स निकाल के दे रहा है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा बहुत यहां पर वेरिएंस आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो और मैनेजमेंट का फीस वगैरह, समझ रहे हैं? लेकिन वहीं पे मान लीजिए कि जिस ETF में आपने निवेश किया है जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है और एक साल में निफ्टी 50 ने यहां पे 10% का रिटर्न्स दिया और जिस ETF में आपने निवेश किया उसने सिर्फ आपको 8% का रिटर्न्स दिया है। तो यहां पे देख सकते हैं ना कि 2% का गैप देखने को मिल रहा है। तो ये गैप जितना कम रहेगा वो पॉजिटिव रहता है। तो ट्रैकिंग एरर जितना कम रहे वो अच्छा है कि निफ्टी 50 ने 1 ईयर में 10% का रिटर्न्स दिया है और जिस ETF में आपने निवेश किया उसने भी 1 ईयर में 9.5 दिया है, तो एक्सेप्टेबल है। ये ट्रैकिंग एरर जितना कम रहेगा वो पॉजिटिव होता है। अगर किसी भी ETF का ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो रहा है तो उसमें आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए क्योंकि वो जो ETF है, वो जो बास्केट है, वो अपने अंडरलाइंग एसेट को सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है। तो नहीं करेगा तो क्या होगा बताइए? आपको रिटर्न्स कम मिलेगा और आपको फीस भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ट्रैकिंग एरर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप ETF में निवेश करते हैं। अगला जो पॉइंट है अंडरलाइंग एसेट्स। बहुत सारे लोग अंडरलाइंग एसेट्स को समझते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो बोलते हैं भैया मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, राइट? रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको लार्ज कैप में निवेश करना है। तो लार्ज कैप में भी बहुत सारे आपको
ETF मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 हो गया, तो निफ्टी 50 का ये जो ETF है निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो करेगा, क्योंकि इस बास्केट का जो अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो होगा, राइट। तो उसी तरह से बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट 50 हो गया, इसी तरह से आपको स्मॉल का भी मिल जाएगा, नेक्स्ट 50 मिड कैप का भी मिल जाएगा, और बहुत सारे कैटेगरी के भी ETF आते हैं, इंटरनेशनल ETF भी आते हैं, गोल्ड के भी आते हैं, सेक्टर ETF भी आते हैं। तो जिस भी आप ETF में निवेश कर रहे हैं उसका अंडरलाइंग एसेट भी आपको जरूर देखना चाहिए कि वो ETF कौन से इंडेक्स को फॉलो करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सर मुझे रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है तो स्मॉल कैप वाले जो ETF है उनमें क्यों निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप वाले ETF में निवेश करेंगे तो वो निफ्टी 250 वाला जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है, ना कि निफ्टी 50 को। तो अगर आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो निफ्टी 50 का जो ETF है उसमें निवेश करिए, क्योंकि ये निफ्टी 50 की जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है, और निफ्टी 50 में वो 50 कंपनियां हैं जो अपने सेक्टर में राजा हैं। तो जब भी आप किसी भी ETF में निवेश करें तो उसका अंडरलाइंग एसेट जरूर देखें कि वो ETF किस इंडेक्स को फॉलो करता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो मेरे व्यूअर्स को पसंद आ रही है। अगला जो पॉइंट है लिक्विडिटी। यस, आप ETF में खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड सही है, सारे म्यूचुअल फंड सही नहीं है, समझ रहे हैं। उसी तरह से ETF, मार्केट में बहुत सारे ETF हैं, आपको अलग अलग सेक्टर के भी ETF मिल जाएंगे, राइट। लेकिन बहुत सारे ETF भी सही नहीं होते हैं क्योंकि उनमें लिक्विडिटी नहीं रहती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ETF में खरीदारी कर लिया 100 रुपया पर, और वहां पर कोई सेलर ही नहीं है, उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो आपने बाई तो कर लिया भैया, अगर कोई सेलर नहीं है तो फिर कैसे प्रॉफिट बुकिंग करोगे, समझ रहे हैं। तो जब भी आप ETF खरीदें तो लिक्विडिटी जरूर चेक करें, वॉल्यूम जरूर देखें कि भैया उस ETF में लिक्विडिटी है या नहीं है। बहुत सारे ETF हैं मार्केट में जिनमें लिक्विडिटी नहीं है। अगला जो पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपको किसी ETF में निवेश करने से बचना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन पूरा आंख बंद करके नहीं कि भैया एक साल में इसने 70% का रिटर्न दिया तो चलो इसमें निवेश कर देते हैं। नहीं, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो ETF एक साल में 70% का रिटर्न कैसे निकाला। कहीं सेक्टर फंड तो नहीं है, उस सेक्टर ने लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस कैसा दिया है। तो ये टोटली डिपेंड करता है उस ETF के इन्वेस्टिंग स्टाइल पर। तो पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपको किसी भी ETF में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगला जो पॉइंट है थीमेटिक फंड। यस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अरे यार ये थीमेटिक फंड ने तो एक साल में 90% का रिटर्न्स निकाल के दिया, इस सेक्टर फंड ने तो 1 ईयर में 50% का रिटर्न्स निकाल के दिया, चलो इसमें निवेश कर देते हैं। नहीं, जब भी आप थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड में निवेश करें तो आपको अपना रिस्क जरूर देखना चाहिए, क्योंकि थीमेटिक फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप किसी थीमेटिक ETF में भी निवेश कर रहे हैं तो वो जो बास्केट है वो एक ही थीम को फॉलो करती है। तो आने वाले दिनों में अगर वो थीम अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है, अंडर परफॉर्मेंस दिखाती है, वो सेक्टर जो है डाउन ट्रेंड में चला जाता है, तो जो ये आपका बास्केट है उसका भी रिटर्न्स आपको नेगेटिव मिलता है। तो थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है कि भैया ये जो सेक्टर है आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस देख के थीमेटिक फंड और सेक्टोरियल फंड में निवेश करते हैं। तो थीमेटिक फंड और सेक्टोरियल फंड कब टर्न अराउंड हो जाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, और फिर क्या होता है आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलता है। अभी बहुत सारे मैंने इन्वेस्टर को देखा है कि थीमेटिक फंड में निवेश कर रहे हैं पास्ट रिटर्न्स देख के, नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपको निवेश करने से बचना चाहिए। जब भी आप निवेश करें, अगर आपको ETF में भी निवेश करना है तो जो डाइवर्सिफाइड ETF है उनमें निवेश करिए और रिस्क ले सकते हैं, और आपको मालूम है कि भैया मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है और ये सेक्टर अच्छा करेगा, तब कुछ चंक आपको थीमेटिक या सेक्टर फंड में निवेश करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो बेटर है कि भैया आप डाइवर्सिफाइड जो ETF है उनमें निवेश करिए, सिंपल सा है, राइट। अगला है ओवर डाइवर्सिफाइंग द मल्टीपल ETF। यस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर निफ्टी 50 का ये बास्केट है। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, भैया मुझे निफ्टी 50 का ETF में निवेश करना है, तो यहाँ पर SBI निफ्टी 50 का जो ETF है उसमें भी निवेश कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि भैया ICICI का निफ्टी 50 का एक और
ETF है उसमें निवेश करते हैं, कोई मतलब है? क्योंकि SBI निफ्टी 50, ICICI निफ्टी 50 का ये जो ETF है एक ही अंडरलाइंग एसेट को फॉलो करते हैं। कौन सा? निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको फॉलो करते हैं। तो कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। तो आपको ओवरलैपिंग से बचना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, इग्नोरिंग द AUM। और बहुत सारे मैंने AMC को देखा है कि उसका AUM अभी 60 करोड़ है, 10 करोड़ है, और बहुत सारे इन्वेस्टर जाके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप ETF में खरीदें तो आपको AUM भी जरूर देखना चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट की उस ETF का AUM कितना है। तो अगर AUM ज्यादा रहेगा तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर उस स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो उसमें लिक्विडिटी का इशू नहीं रहता है। तो जब भी आप एक बार ETF में निवेश कर रहे हैं तो AUM पे भी आपको नजर डालना चाहिए कि उस ETF का AUM क्या है। बहुत सारे लोग AUM नहीं देखते हैं, तो AUM आपको जरूर देखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और बहुत सारे मैंने इन्वेस्टर को देखा है कि भैया एक काम करते हैं ना, 10,000 लगा के ETF में खरीदारी करते हैं शॉर्ट टर्म में और फिर पैसा ही पैसा होगा। तो मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। जो आप अपना प्राइमरी वर्क कर रहे हैं उस पे आपको फोकस करना चाहिए और इन्वेस्टिंग को रखिए सेकेंडरी में, ना कि प्राइमरी में। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आप लॉस करेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाएंगे आपको मालूम है टैक्स भी देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपने एक साल में कुछ पैसा बना भी लिया, मान लीजिए कि 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, तो ये 1 लाख का प्रॉफिट कर लोगे तो यहाँ पे 20% का टैक्स भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि विद इन ईयर दवा के बायो सेल कर रहे हो, फिर दवा के बायो सेल करोगे तो ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा और माथा का टेंशन। तो ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। तो जब भी आप ETF खरीदें, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, रिस्क देखें और थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में, ना कि एक साथ। और जब भी मार्केट में गिरावट आ जाए तब आपको ETF में अपने फंड के हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ETF को खरीदो और डेली 5,000 10,000 कमाओ। नहीं, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडिंग मत करिए, वही आपके लिए सही रहेगा। ट्रेडिंग में 2 दिन 3 दिन 4 दिन पैसा बना लेंगे, लेकिन फिर स्टॉक मार्केट तो स्मार्ट है, 5 दिन का प्रॉफिट, 1 दिन में प्रॉफिट भी और आपका पैसा भी ले जाता है। तो इन्वेस्टर बनिए। तो ये रहे 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।